हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो सीजी टेट 2024 में हुआ था उसके 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में, जो सीडीपी से होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। पीवाईक्यू क्या रोल रखता है हमारी तैयारी में, ये तो आप सबको पता ही होगा। तो 1 फरवरी को जो सीजी टेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है? किसने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है? क्रो एंड क्रो ने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था, हंट ने कहा था या सिम्पसन ने कहा था? तो ये जो कथन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टैनले हॉल का है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किन्होंने दिया है? तो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है? तो 2 से 7 वर्ष है। जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 वर्ष से अधिक है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु किस आयु में होता है? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास डैश की आयु में होता है? 7 वर्ष में, 6 वर्ष में, 9 वर्ष में और या 11 वर्ष में? तो तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास की आयु होती है 11 वर्ष। तो ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जे पियाजे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बी है गामक विकास, सी है सामाजिक विकास और डी है शारीरिक विकास। तो जीन पियाजे के द्वारा कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह कथन किसका है? शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। यह कथन किसका है? तो कथन आधारित क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ऑप्शन ए है वाटसन का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी फ्रायर का या ऑप्शन डी एडलर का? तो शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किसी अवस्था की तुलना में अधिक होती है, तो यह कथन है वाटसन का। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में शामिल नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि किशोरावस्था में विकास की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा विकास या संवेगात्मक विकास। तो किशोरावस्था में विकास प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है? तो भाषा विकास शामिल नहीं है, क्योंकि भाषा का विकास किशोरावस्था से पूर्व ही बाल्यावस्था में हो चुका होता है। इस वजह से ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बालक का विकास प्रारंभ होता है, जन्म से होता है, जन्म से पूर्व होता है, गर्भावस्था में होता है या गर्भावस्था से पूर्व होता है? तो बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? तो गर्भावस्था में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? फ्रायड है, एडलर है, हरलॉक है या युंग है? तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा एडलर को। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता एडलर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? हरलॉक के द्वारा, फ्रीमैन का, कैटल का या वुडवर्थ का?
तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन दिया गया है हरलॉक के द्वारा। तो ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है? हमसे पूछा गया है कि प्रक्षेपित विधि कौन सी नहीं है। रोसा परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, बालक बोध परीक्षण या डी है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो प्रक्षेपित विधि कौन सी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा रोसा परीक्षण प्रक्षेपित विधि है, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण भी प्रक्षेपित विधि है, बालक बोध परीक्षण भी प्रक्षेपित विधि है, लेकिन स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण यह प्रक्षेपित विधि नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 11 है, सामाजिक तत्व में सभी शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। सामाजिक तत्व में क्या शामिल है? केवल एक को छोड़कर। तो पारिवारिक संबंध, जन्मक्रम, पड़ोस और लोगों का व्यवहार। तो सामाजिक तत्व में पूछा गया है, तो सामाजिक तत्व में क्या शामिल नहीं है? तो जन्मक्रम शामिल नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? शैशवकाल का, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का या युवावस्था का? तो संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है? तो शैशवकाल का है। 0 से 2 वर्ष का जो काल होता है उसे संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं। तो इसी अवस्था में संवेदी क्रियात्मक खेल होता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं। परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष सम्मिलित रहते हैं बुद्धि में, विकास में, परिवार में या समुदाय में। तो परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष किस में सम्मिलित रहते हैं? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, विकास में। परिमाणात्मक तथा गुणात्मक पक्ष विकास में सम्मिलित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि है। शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रिनल ग्रंथि है, थाइमस है, पिनियल है या पिट्यूटरी है? तो शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? तो पिट्यूटरी होती है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज आवश्यक है, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, सी है आसन्न न्याय में विश्वास और डी है शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज आवश्यक है। सीखने के लिए शिक्षार्थी का सक्रिय होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है। मैंने कहा था ना कि कथन आधारित क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो कथन आधारित क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? कोहलबर्ग का है, स्किनर का है, पियाजे का है या पावलाव का है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा पियाजे। पियाजे ने कहा था कि बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञान का घटक नहीं है? कौन संज्ञान का घटक नहीं है? भावनाएं, विचार, ध्यान, धारणा। तो संज्ञान का घटक नहीं है, तो भावनाएं जो हैं वो संज्ञान का घटक नहीं है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विशेष विद्यालय की अपेक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहां है कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, इक्विटी और समानता है, सामान्य छात्रों से प्रतिस्पर्धा है और अच्छा सहयोग है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा इक्विटी और समानता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को और सामान्य बच्चों को एक ही विद्यालय में रखकर दोनों प्रकार के बच्चों को शिक्षा देना
बेहतर होता है क्योंकि वहाँ समानता और इक्विटी होती है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, किशोरावस्था वह काल है 5 से 10 वर्ष का है, 11 से 19 वर्ष है, 22 से 28 वर्ष है या 30 से 40 वर्ष है। तो किशोरावस्था कितने से कितने वर्ष का होता है? तो 11 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार, भूख, सजा और प्रोत्साहन। तो जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है हमसे। तो जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है भूख, क्योंकि जन्म के समय बच्चे को ना पुरस्कार के बारे में पता होता है, ना सजा के बारे में, ना प्रोत्साहन के बारे में, किंतु जन्म लेते ही बच्चे को भूख के बारे में जरूर पता होता है। भूख लगने पर बच्चा रोता है, तो यही जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा कारक लोकोमीटर गतिमान, लोकोमीटर को हिंदी में कहते हैं गतिमान, विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? लचीला पाठ्यक्रम, दुर्गम बुनियादी ढांचा, सहानुभूतिपूर्ण रवैया, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा कारक जो है गतिमान, विकलांगता वाले छात्रों के सफल समावेशन में बाधा डालता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दुर्गम बुनियादी ढांचा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। छात्र है, अपने शिक्षक को खुश करने की कोशिश कर रहा है, प्रशंसा के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना, आंतरिक रूप से प्रेरित होना, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 22 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है। तो छात्र क्या है? तो वह आंतरिक रूप से प्रेरित है। ऑप्शन जो सी है सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में विकास होता है, किशोरावस्था के अंत तक होता है, बचपन के अंत तक होता है, वयस्कता की शुरुआत तक, या जीवन भर? तो मनुष्य में विकास आजीवन होता है, जीवन भर मनुष्य का विकास चलते रहता है। तो ऑप्शन जो डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। मानव का विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करें, उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। बी है उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। सी है उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों से बातचीत नहीं कर सकते। और डी है उन्हें बहुत सारे लिखित कार्य दें। तो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करना चाहिए और उन्हें कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन जो ए है हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करें। पाठ्य चर्चा अनुकूलन की आवश्यकता का निर्धारण, अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना, पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना, और डी है शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना। तो पाठ्यक्रम अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करना है, सीक्वेंस में जमाना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा। पाठ्यचर्या अनुकूलन के लिए आवश्यकता का निर्धारण ये सबसे पहले करना होगा, फिर अनुकूलन की आवश्यकता वाले तत्वों की पहचान करना, फिर हो जाएगा शिक्षण और व्यवहार प्रबंधन तकनीकों का चयन करना, फिर लास्ट में होगा पाठ्यचर्या अनुकूलन लागू करना। तो ए, बी, डी, सी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ए, बी, डी, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलम ए एवं कॉलम बी से सही विकल्प का मिलान करें। ऑप्शन ए है डिसलेक्सिया और ऑप्शन बी है डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। तो हमें अगर मालूम नहीं है कि कौन सा क्या है, तो हमको ये तो पता है कि डिसकैल्कुलिया जो कैलकुलेट जैसा साउंड कर रहा है वो क्या है, गणितीय जो अक्षमता होती है उसे डिसकैल्कुलिया कहा जाता है। तो जो डिसकैल्कुलिया है वो आ जाएगा, डिसकैल्कुलिया जो है वो आ जाएगा गणितीय कौशल में कठिनाई, ये यहाँ आ जाएगा।
और डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है? तो वो है पढ़ने और भाषा की कठिनाई। डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया होता है लेखन कौशल में कठिनाई। डिस्ग्राफिया लेखन कौशल में कठिनाई। और डिसलेक्सिया होता है बोलने की अक्षमता में कठिनाई। तो ए का 1, बी का 3, डिस्ग्राफिया बी का 3 और सी का 2 और डी का 4। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। रचनात्मकता किसके साथ जुड़ी होती है? नकल पर, मॉडलिंग पर, अभिसारी चिंतन पर या अपसारी चिंतन पर। तो रचनात्मकता आमतौर पर किसके साथ जुड़ी होती है? तो रचनात्मकता अपसारी चिंतन के साथ जुड़ी होती है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है एक प्रॉब्लम का बहुत सारा सॉल्यूशन, और अभिसारी चिंतन का मतलब होता है एक प्रॉब्लम का केवल एक ही उपाय। आगे बढ़ते हैं। विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। विशेष स्कूल, ओपन स्कूल, नियमित स्कूल। डी है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन स्कूल। तो 28 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नियमित स्कूल। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को एक अधिकार बनाना है? प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए, माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए या स्नातक स्तर के? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसका उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बनाना है। प्राथमिक स्तर के बच्चों की आयु वर्ग होगी 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां हैं। प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करे, नियमित परीक्षण और आकलन करे। सी है विद्यार्थियों को आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजनाओं को संशोधित करे। और डी है सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करे। तो निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक छात्र को ट्यूशन प्रदान करें और नियमित परीक्षण और आकलन करें और विद्यार्थी आईईपी के साथ संरेखित करने के लिए पाठ्य योजनाओं को संशोधित करें। इसका सही जवाब जो व्यापम द्वारा लिया गया है वो है ए, बी और सी। ऑप्शन सी इसका जवाब, इसका सही आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 2024 सीजीटेट के सीटीपी के पूरे 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में हम लोग हिंदी के 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।